ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोज भी यहाँ हमारे दीक्षा ऐप पर और यूट्यूब वीडियोज ये सब है। ई बुक्स भी हमें मिल जाती हैं क्योंकि बुक्स हमें सॉफ्ट डेटा में, और यहाँ पर इसके थ्रू हम आभासी दुनिया या मॉडल बना करके उसके आधार पर हम बच्चों को जो चीज़ें हम ऐसे दिखा सका, लेकिन यहाँ हम मॉडल के थ्रू या फिर यहाँ से सिमुलेशन के थ्रू हम उन बच्चों से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स पर इसका कि उन बच्चों के पास जब एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है तो वो जाहिर सी बात है उनकी एनालिटिकल क्षमता बढ़ेगी, वो क्रिएटिव होंगे क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है और इंडिपेंडेंट बनते हैं क्योंकि उनके पास इतने इनपुट्स होते हैं कि वो आराम से अपनी एक आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच को आगे बढ़ा पाते हैं। उनकी डिजिटल लिटरेसी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि अभी हमारे पास जैसे मैंने कहा कि कुछ डिजिटली साउंड लोग नहीं है जो मतलब यंग एज में तो है लेकिन और ज़्यादा जो 50+ है उनके लिए दिक्कत है, तो ये बच्चों में अभी से ही डिजिटल लिटरेसी आ जाती है। स्किल डेवलपमेंट जैसे हमारे यहाँ जूनियर्स क्लासेज में रोजगार परक शिक्षा देने की बात हो रही है, तो हो सकता है अभी क्योंकि भारत विकासशील देश है हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं हो कि हम सारे ही उनको संसाधन उपलब्ध करवा पाएँ, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम ICT का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इजी यूज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज में, क्योंकि लाइब्रेरीज में किताबें अगर हार्ड कॉपी में है तो वो बहुत ही सीमित है, लेकिन अगर डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है तो फिर हमारे पास बिल्कुल अथाह समंदर है। इन्हांस थिंकिंग, फिर वही बात आ जाती है कि अगर हमारे पास इनपुट्स इतने होंगे, इतनी तरह के सोच होगी तो हमारी थिंकिंग भी वो इम्प्रूव होती जाएगी और जो एक राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक होगा। चैलेंजेस क्या है? इंटरनेट की कमी, क्योंकि इंटरनेट की कमी प्लस इंटरनेट की स्पीड की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंटरनेट और यहाँ डिवाइस ये दोनों लगभग मुझे लग रहा है एक डेटा में देख रही थी 64% के अप्रॉक्स ये इंटरनेट और डिवाइस हमारे स्कूलों के पास हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बढ़े, लेकिन हाँ जो जियोग्राफी जहाँ की काफ़ी चैलेंजिंग है वहाँ की लिए दिक्कत है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल इस पर काम हो रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी इस मामले में ट्रेनिंग काफ़ी कम है हम लोगों के पास, हम लोग खुद से सीख करके इसको करते हैं। और टेक्निकल इशू, अगर मान लीजिए टीचर्स की ट्रेनिंग इस स्तर पर भी होनी चाहिए कि अगर कहीं भी कुछ टेक्निकल इशू है उसको हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स इसके भी, अब हर चीज़ों की सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं होती हैं, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो सबसे पहले कि किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है, प्रौद्योगिकी पर अगर हम पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो फिर अगर प्रौद्योगिकी पर ही हम पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो हो सकता है वो अगर उसका कोई एक तत्व, एक घटक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो सकता है। तो इसलिए अभी आगे हम बताएंगे कि इसको किस तरह से हम काम कर सकते हैं इस पर। साइबर सुरक्षा जोखिम, क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, अगर वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर रहा है तो उसका सारा डेटा हो सकता है कि अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी ना रहे तो ऐसे लोगों के पास पहुंच सकती है जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। ध्यान में रखना, ये अक्सर होता है कि हम लोग यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, वो अचानक फिर चले जाते हैं एंटरटेनमेंट के वीडियोस पर, तो एक दिक्कत ये भी आ सकती है। लागत की दिक्कत है क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा है इसकी अभी इनिशियली। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि अगर प्रॉपर हम स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन ही मेन इसका तरीका है देखने का, तो अगर स्क्रीन देखते रहे तो इससे फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की कम हो जाती है, आंखों पर जोर पड़ता है और काफ़ी फिजिकल इनमें कमी आ सकती है, फिजिकल हेल्थ में। अब इसको चुनौतियों और जितनी भी संभावनाएं थी उनको एक तरीके से हम आगे उनसे अपना काम कैसे ले सकते हैं, जो चुनौतियां हैं उनको हटा करके और जो संभावनाएं हैं उनमें से लेके एक काम ये हो सकता है। ये कोविड, आफ्टर कोविड टाइम में ये चला था हाइब्रिड लर्निंग, जिसमें कि कक्षा शिक्षण किया गया था और ऑनलाइन शिक्षण। कक्षा शिक्षण में क्या होगा, जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं वो बरकरार रहेंगे और ऑनलाइन शिक्षण से क्या होगा, जो हमारी नई तकनीकें हैं वो बच्चों के अंदर इंग्लिश होंगी। AI और मशीन लर्निंग, इनमें व्यक्तिगत जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर जो भी दिव्यांग बच्चे हैं अलग अलग स्तर पर, जो सुनने में दिक्कत होती है बच्चों को, किन्हीं बच्चों को थोड़ा ऊंचा
उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल लर्निंग पैकेज डिजाइन किया जा सकता है, जिसके तहत वो अपना काम कर सकते हैं, वो लर्निंग उनके लिए आसान हो जाएगी। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी ये अभी के लिए प्राइमरी स्तर पर उतना काम नहीं है, लेकिन हाँ PhD या और भी रिसर्च के स्तर पर ये काफी मायने रखती है कि उनके लिए ये वर्चुअल रियलिटी अभी प्राइमरी के लिए है मायने, लेकिन हाँ ये मेटावर्स हमारे रिसर्च लेवल पर काम कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन को जो ICT है इस वक्त बहुत अच्छे से सेट कर रहा है, हमारा आने वाला फ्यूचर इस पर टिका हुआ है और इससे लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो रही है और इससे हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ही सहायता मिलेगी। थैंक यू। ICT का यूज पर है और दीक्षा ऐप पर है और जितने भी ऐप्स हैं इन सब पर है और स्मार्ट पैनल भी है उस पर भी है और मैंने एक YouTube चैनल बनाया है स्कूल के लिए। आपके अपने जो है एफर्ट से एडमिशन में क्या या बच्चों की एडमिशन में क्या फर्क? मैम प्राइमरी में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ा। ये कुछ बच्चे तो इस वजह से आते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो अगल बगल प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनमें जाते थे, तो वो तो यही पैनल की वजह से ही आ गए हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये नहीं है, यहाँ मिल रहा है, आप इस पर पढ़ाई करवाइए। ठीक है, ये गार्जियन का स्टेटमेंट है मैम। दीक्षा पोर्टल पर जो है जो भी कोर्स है सारे कोर्स कब किया है और पिछला लॉगिन कब किया?